लोगों का यूजुअली ऐसा थिंकिंग है कि मुझे आई डॉक्टर के पास सिर्फ तभी जाना चाहिए जब भी मुझे कम दिखाई दे रहा है। बट देन इज दैट ट्रू? अगर हमको आँखों में ये अगर दिख गया या पेशेंट अपने पास आ गया सडन लॉस ऑफ विजन में और उसमें अपने को ये डायग्नोज हो गया, तो हम ऑलमोस्ट गारंटी के साथ कह सकते हैं कि विदिन 2 years ये स्ट्रोक आने का चांस है। बट आई कैन टेल यू कि अबाउट 1000 डिसीजेज कैन बी डायग्नोस्ड बाय जस्ट लुकिंग एट द आईज। Hi guys. So we have created a series of podcasts to raise awareness. Awareness about what? Awareness about brain stroke. And why? That's because globally, brain stroke is the commonest cause of morbidity, and especially so in Southeast Asian countries like India, where the stroke burden is the highest. And as a matter of fact, it is very concerning also because it is affecting youngsters. And as you guys know, youngsters are the backbone of this country. So we have invited various medical experts, neurologists, neurosurgeons, cardiologists, ophthalmologists, radiologists, to talk about brain stroke and give their vital piece of information, their perspective regarding the same. Now, this whole campaign is being created by a charitable organization called as Purva Medical Trust. And the name of this project is Project Brain Line. Now, the main aim of Project Brain Line is to create awareness about brain stroke and to create a network of primary stroke care centers throughout the country so that they can respond to stroke and they can treat stroke in the best possible way in the fastest time. And also, from this whole campaign, you will get the vital information necessary to prevent stroke in the first place. And that's why I hope you guys find these series of podcasts valuable, practical, and useful in your daily life. And I hope you guys give us your valuable support. Thank you. So, guys, आज हमारे साथ इस सिटी के वन ऑफ द टॉप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट्स हैं डॉक्टर हर्षवर्धन घोरपड़े. ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ DOVS आई इंस्टीट्यूट विच इज़ इन फोर्टिस हॉस्पिटल वाशी. एंड टुडे हमको ये जानना है कि हाउ इज़ आई रिलेटेड टू स्ट्रोक एंड क्या हम ऐसे आई में टेस्ट कर सकते हैं जिससे हमको पता चल सकता है कि स्ट्रोक होगा या नहीं होगा, या कैसे आई एग्जामिनेशन करके हमें बाकी के जो हमारे बॉडी में डिजीज़ेस हो रहे हैं वो आई को अफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये पता चलेगा. सो वी वेलकम यू ऑन द पॉडकास्ट सर. फर्स्ट ऑफ आई वुड स्टार्ट बाय आस्किंग कि सर, जैसे लोगों को डायबिटीज़ होता है या हाइपरटेंशन होता है, तो ये सब तो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ है एंड लोगों को आई की तरफ उनका ध्यान बहुत कम जाता है. कि लोगों का यूजुअली ऐसा थिंकिंग है कि मुझे आई डॉक्टर के पास सिर्फ तभी जाना चाहिए जब भी मुझे कम दिखाई दे रहा है. बट देन इज़ दैट ट्रू? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले नमस्ते हम सब आपके सब व्यूवर्स को और आपको, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. जैसे आपने पूछा कि आइज़ में हम क्या देख सकते हैं. देखिए, आइज़ ऐसी एक ऑर्गन है जिसमें अपने को जो ब्लड वेसल्स होती है, जो खून की नसें होती है, वो बिल्कुल क्लियरली दिख सकती है. ना कि सिर्फ आँख के सामने बट पीछे के पर्दे के ऊपर. सो पर्दा जिसको हम रेटिना बोलते हैं, उसमें जो ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर है वो करीबन सिमिलर है ऑल ओवर बॉडी में. और वहाँ पे अगर आपको कोई चेंजेस दिख गई तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिमिलर चेंजेस बॉडी के अदर ऑर्गन्स में भी हो रही होगी. सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक हमारे लिए क्लू मिल जाता है कि इस तरह से अगर चेंजेस दिख गई रेटिना में या फिर ब्लड वेसल्स ऑफ द कंजंक्टिवा या आइरिस में, जो आँख के अलग अलग पार्ट्स है, जो डायरेक्टली हम एग्जामिन कर सकते हैं,
तो हमें डेफिनेटली बहुत अच्छे क्लूज़ मिलते हैं, और हम उस तरह से अगर प्रिवेंशन की तरफ बढ़ सकते हैं तो वी कैन ऑल्सो प्रिवेंट सर्टन डिसीजेस फ्रॉम एक्चुअली गेटिंग एस्टेब्लिश्ड। राइट सर, सो आई वांट टू आस्क कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एग्जामिनेशंस होते हैं आई के, सो स्ट्रोक से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन कौन सा है? सो स्ट्रोक कैसे होता है? स्ट्रोक होता है कि जब ब्लड वेसल्स जो ब्रेन की तरफ जाती है उसमें कोई क्लॉट आ जाता है, ब्लॉक हो जाता है, या फिर ब्लीडिंग हो जाता है, जिससे हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, और जो ब्लॉक वाला है उसको हम थ्रोम्बोएम्बोलिक स्ट्रोक कहते हैं। तो इस तरह के स्ट्रोक कब होते हैं? जब हमारी ब्लड वेसल्स में चेंजेस होना स्टार्ट होता है, जिसे हाइपरटेंसिव चेंजेस बोलते हैं, जिसमें एक आर्टरी जो होती है वो वेन के ऊपर कंप्रेशन करती है, उसको एवी क्रॉसिंग चेंजेस बोलते हैं। इस तरह के चेंजेस से क्या होता है कि ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है और वहाँ पे ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो सकते हैं, जिससे ब्रांच रेटिनल और सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, सो वेन जो होती है आँखों की, उसमें ऑक्लूजन आ जाता है। सो सिमिलरली अगर आप ये एक्स्ट्रापोलेट करेंगे ब्रेन की तरफ, तो इसी तरह से अगर वहाँ की ब्लड वेसल्स में स्लो ब्लड सप्लाई हो गया तो वहाँ पे भी ब्लॉकेजेस आएंगी, और वहाँ के ब्लड सप्लाई अफेक्ट होने से स्मॉल एरियाज ऑफ इन्फाक्शन, जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन एरियाज, वो आ सकते हैं। सेकेंड क्लू होता है सेंट्रल रेटिनल और ब्रांच रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। पहला था वेन, अभी ये आर्टरी। आर्टरीज़ में ब्लॉक कहाँ से आएंगे? जो हार्ट और ये कैरोटिड जो ब्लड वेसल्स यहाँ नेक से अपनी आँख की तरफ जाती है, उसमें अगर कोई एम्बोलस आ गया, जैसे कोलेस्ट्रॉल है या फिर प्लेटलेट क्लॉट्स है, वो वहाँ से डिसलॉज होके आँख की तरफ चला गया और आँख की ब्लड वेसल को ब्लॉक कर दिया, तो उसको बोलते हैं आर्टरी ऑक्लूजन। उसमें सडन लॉस ऑफ विजन हो जाता है। तो इस तरह से सेम थिंग इफ़ इट हैपन्स इन द ब्रेन और फॉर दैट मैटर एनीवेयर एल्स इन द हार्ट, तो वहाँ को हम बोलते हैं हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक। सिमिलरली इसको आँखों का रेटिना अटैक। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रोक। सो अगर हमको आँखों में ये अगर दिख गया या पेशेंट अपने पास आ गया सडन लॉस ऑफ विजन में और उसमें अपने को ये डायग्नोज हो गया, तो हम ऑलमोस्ट गारंटी के साथ कह सकते हैं कि विदिन 2 years ये स्ट्रोक आने का चांस है। ओके, हाँ, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई वाज गोइंग टू आस्क यू कि हम यूजुअली रेटाइना चेक करते हैं, इज दैट राइट? सो रेटाइना एग्जामिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज फार एज इट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रोक। तो हम जब रेटाइना चेक करते हैं तो मेरा आपसे वही क्वेश्चन था कि अगर हमको कुछ ब्लॉक दिख गया या कोई प्रॉब्लम दिख गया किसी ब्लड वेसल में, रेटाइना में, तो वहाँ से लेके स्ट्रोक तक उस पेशेंट के पास कितना टाइम है? करेक्ट। So you said it is somewhere around 2 years? Yes, 2 years is a approximation. Okay. जल्दी भी आ सकता है, थोड़ा लेट भी आ सकता है। एवरेज हम देखें कि ये जो ब्लॉक्स है, जो ब्लड वेसल्स आँखों की होती है वो थोड़ी स्मॉल साइज़ होती है, मीडियम और स्मॉल साइज़, और ब्रेन में जो जा रही है वो थोड़ी लार्ज साइज़ होती है। तो स्मॉल साइज़ जैसे ब्लॉक इजीली हो जाते हैं, लार्ज साइज़ वाला ब्लॉक होने को थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके लिए हम 2 साल बोलते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि 2 साल लगेगा। मे बी विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज ऑल्सो सेकेंड स्ट्रोक आ गया और वो क्लॉट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द आइज वो ब्रेन में चला गया, तो हो गया स्ट्रोक उसको, पेशेंट को। ओके, हाँ, क्योंकि आई एग्जामिनेशन एज अ पार्ट ऑफ रूटीन एग्जामिनेशन, अभी रूटीनली पेशेंट्स शुगर तो चेक करेंगे, करेक्ट, ब्लड प्रेशर भी चेक करेंगे, बट सोचेंगे यार आई एग्जामिनेशन के लिए क्यों इतना मेहनत करना, क्यों जाना चाहिए। बट देन आई थिंक अगर किसी को बाकी डिजीज़ेस है जैसे हाइपरटेंशन या डायबिटीज़, तो आई थिंक साल में एक बार तो चेक करना ही चाहिए आई। करेक्ट। इज़ दैट राइट? देखिए, आईज आर द विंडोज़ ऑफ द बॉडी और विंडोज़ ऑफ द सोल, ऐसा बोला है, इंग्लिश प्रोवर्ब है। और सिमिलरली आईज आर द विंडोज़ टू द वर्ल्ड, मतलब बाहर का भी दिखता है और आँख के अंदर झाँक के अंदर का भी दिख सकता है। तो इस तरह से एक यूनिक ऑर्गन है आईज, और सबसे कम उसके ऊपर इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि जब तक कोई दिखने का, जैसे आपने बराबर कहा कि कोई दिखने का प्रॉब्लम नहीं आया है, चश्मे का प्रॉब्लम नहीं है, तो लोग जाते भी नहीं हैं। बट आई कैन टेल यू कि अबाउट 1000 डिसीजेज कैन बी डायग्नोस्ड बाय जस्ट लुकिंग एट द आइज़, और देर आर मैनी डिसीजेज जिसका फर्स्ट सिम्टम आँखों से स्टार्ट होता है, इंक्लूडिंग समथिंग लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आप सोचेंगे आर्थराइटिस तो पैर में होता है, घुटनों में होता है, बट अर्लीस्ट साइन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन कॉल्ड स्क्लेराइटिस, जो आपका वाइट एरिया है उसका रिएक्शन, इन्फ्लेमेशन जो होता है
वो इजीली डायग्नोस कर सकता है कि इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उस तरह से उसका प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट स्टार्ट जल्दी कर सकते हैं. सो आइज़ कैन गिव यू अ क्लू टू अबाउट 1000 डिसीजेज हैपनिंग इन द बॉडी. सो इस तरह से आइज़ को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव अ सीइंग प्रॉब्लम. आपको ये सोचना चाहिए कि आँखों से अपने को अदर डिसीजेज डायग्नोस हो सकते हैं. और मेरा कहना है कि एवरी हेल्थ चेकअप जो होता है, हम साल में सब लोग एक आध बार हेल्थ चेकअप करा लेते थे, उससे ब्लड कलेक्शन करके छोड़ देते. उसमें आँखों का एग्जामिनेशन कंपलसरी होना चाहिए फ्रॉम अ ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, नॉट ऑप्टिशियन. ऑप्टिशियन आपका नंबर निकाल के भेज देगा, लेकिन रेटिना चेकअप या आँख का प्रेशर चेकअप, ये सारी चीज़ें जो होती है वो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कर सकते हैं. और जैसे आपको मैं बताऊँ कि आँखों का प्रेशर बढ़ना, हाँ, वो एक से हम ग्लोकोमा कहते हैं. वो भी एक जो ब्लड सप्लाई कम होना, कैरोटिड जो ब्लड वेसल्स है हमारी, उनके अंदर जो प्लाक्स तैयार हो जाती है जिसको हम कैरोटिड स्टेनोसिस बोलते हैं, जिसको हम डायग्नोस करने के लिए कलर डॉपलर यूज़ करते हैं. तो कलर डॉपलर ऑफ कैरोटिड गिव्स अ फेयर आइडिया कि वहाँ का ब्लड सप्लाई कैसा है. उसी से आँखों के अंदर ब्लड सप्लाई कम होने से आइरिस जो है हमारा, उसके ऊपर नई ब्लड वेसल्स दिखेंगी एग्जामिनेशन में. जैसे हमको नई ब्लड वेसल्स दिखेंगी, हम उसको बोलते हैं ऑक्यूलर इस्केमिया, और उसका डायरेक्ट कनेक्शन कैरोटिड ब्लड वेसल्स है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन की ब्लड वेसल्स है. सो वंस यू सी ऑक्यूलर इस्केमिया, यू नो कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं. अपने को प्रिवेंशन स्टार्ट करना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल में रखना चाहिए, एक्सरसाइज, अदर थिंग्स, मेनी मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट. और 100% आई कैन टेल यू कि इससे काफ़ी लोगों की जानें बच चुकी है अभी तक. सो दोज पीपल हु आर वेरी केयरफुल अबाउट देयर लाइफ, दे ऑलवेज हैव आई एग्जामिनेशन डन इन एवरी हेल्थ चेकअप. राइट. एंड सर, जैसे आपने मेंशन किया अभी कि रेटिना एग्जामिनेशन, एंड देन द अदर वन इज कैरोटिड डॉपलर. यस. सो इस और कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अल्ट्रासाउंड या ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन? सो कैरोटिड डॉपलर इज फॉर द ब्लड वेसल्स ऑफ द नेक, और दूसरा होता है 2D एको ऑफ द हार्ट. वहाँ पे अपने को क्लॉट्स, एम्बोलाई दिख जाते हैं, प्लाक्स दिख जाते हैं, जो डिसलॉज होकर आँखों में या ब्रेन में भी जा सकते हैं. तो ये दो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन. आँखों के हिसाब से देखेंगे तो रेटिना एग्जामिनेशन में फंडस फोटोग्राफी, जो रेटिना का एक फोटोग्राफ रहता है, वो रिकॉर्ड के लिए अपने पास रहता है. नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट आएगा तो उसको कंपेयर कर सकते हैं. Right. दूसरा होता है आई प्रेशर, जिसको हम टोनोमेट्री बोलते हैं. तीसरा होता है OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, जिसमें हम रेटिना के अलग अलग लेयर्स देखते हैं. उसके अंदर जो चेंजेस है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्टिव ऑफ ब्रेन होते हैं. क्योंकि वो सेम जो न्यूरोरेटिनल रेटिना बोलते हैं, न्यूरोरेटिनल लेयर ऑफ दैट, वो सेम ब्रेन से कंटिन्यूस है एम्ब्रियोलॉजी में. तो इसके वजह से क्या है कि वहाँ के भी अगर हमको कोई चेंजेस दिख गए, स्पेसिफिक डिफाइंड चेंजेस है, वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. जैसे पार्किंसोनिज्म और अल्जाइमर्स जो होने वाला है पेशेंट को 2-3 साल के बाद, वो हम 2 साल पहले OCT स्कैन देख के भी बोल सकते हैं. ओह राइट, ओके. और एक टेस्ट है, उसको बोलते हैं पेरीमेट्री, जो फील्ड ऑफ विजन चेक करता है. जैसे हम सेंट्रल विजन, चश्मे वाले के पास जाएंगे तो वो बोलेगा कितना है, हम पढ़ लेते हैं, तो वो सेंट्रल विजन है. लेकिन पेरिफेरल विजन कोई चेक नहीं करता है. पेरिफेरल विजन में फील्ड डिफेक्ट्स आते हैं. फील्ड डिफेक्ट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ब्लड सप्लाई टू द ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व इज कंटिन्यूस टू द ब्रेन. So same blood supply problem is happening in the brain. So it is a precursor of stroke. मतलब स्ट्रोक होने के पहले की सारी ये चेंजेस हो रही है. तो हमको इमीडिएटली फील्ड इफेक्ट दिख गया, अरे ऑप्टिक नर्व अफेक्टेड है, ब्रेन में MRI कर दिया, उधर मिल गया, फटाफट उसको प्रिवेंट करने के लिए प्लाक निकाल दिया, इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी किया, पेशेंट बच गया. सो ये बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी है कि हम अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज़ करके ऑफ्थल्मोलॉजी में अदर डिसीजेस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, स्पेशली ब्रेन रिलेटेड. राइट. सो सर, अभी आपने इतने सारे टेस्ट्स बताए. यूजुअली टेस्ट कौन करता है जिसको फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल जिसका ज़्यादा है, तो वो तो टेस्ट कराने की सोचेगा भी. Correct. कि ओके ठीक है, मुझे शायद मेरे फिजिशियन ने कहा है कि एक बार आई टेस्ट करा लो क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको डायबिटीज़ है, तो आई चेकअप एक बार करना चाहिए. करेक्ट. बट क्या कभी ऐसा होता है कि डायबिटीज़ भी नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर भी नहीं है, मे बी जो इंडिविजुअल है वो ओबीस है एंड उसने कभी अपना ब्लड चेक कराया नहीं, बट देन जस्ट ऐसे ही रेगुलर आई चेकअप करने के लिए अगर वो पर्सन गया, तो क्या उसमें कुछ फाइंडिंग्स मिल सकते हैं ऐसे? डेफिनेटली. जैसे अभी किसी को ब्लड प्रेशर भी नहीं है, डायबिटीज़ भी नहीं है,
और बहुत सारी कंपनीज अभी कॉरपोरेट वर्ल्ड में तो कंपलसरी आई चेकअप होता ही है। जैसे हमारे हॉस्पिटल के साथ जो टाइप्स है, एवरीबडी कम्स फॉर अ रेगुलर हेल्थ चेकअप, उसमें आई चेकअप कंपलसरी है। बट उनका जो एम है वो विजन के हिसाब से होता है कि पेशेंट का विजन अच्छा है तो हमारी कंपनी का काम अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम उसमें एडिशनली रेटिना चेकअप कंपलसरी करते हैं, आई प्रेशर चेकअप करते हैं। उसमें कुछ भी डेफिशिएंसी दिख गई तो आगे की टेस्ट, पेरीमेट्री, ओसीटी और बहुत सारे टेस्ट है तो वो सब कर सकते हैं। सो आपने जैसे बोला कि एक आधा ओबीस पेशेंट है तो उसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स तैयार होते हैं, वो आँखों के रेटिना में डिपॉजिट हो जाते हैं। दे कम आउट द ब्लड वेसल से बाहर आके अपने को दिखेगा कि वहाँ पे क्रिस्टल्स दिख रहे हैं। सेकंड होगा आई के आईलिड्स के ऊपर जो प्लाक्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल, वो भी आपको दिखेंगे। थर्ड होता है कंजंक्टिवा में भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं। चौथा चीज़ है कि वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है उसमें जो आर्टरीज होती है वो थिन हो जाती है, नैरो हो जाती है, और वो नैरो और हार्ड हो जाती है, जिसको हम कॉपर वायरिंग बोलते हैं या सिल्वर वायरिंग बोलते हैं। अगर वो दिख गया तो वी नो कि दिस पेशेंट इज़ गोइंग टूवर्ड्स हाइपरटेंशन एंड वी कैन प्रेडिक्ट कि इसको अभी हाइपरटेंशन हो सकता है, तो ही हैज़ टू स्टार्ट टेकिंग प्रिकॉशंस फ्रॉम राइट नाउ। मे बी आफ्टर 2 years he may have, 1 year he may have, so let's advise him that way। तो रेटिना एंड ये सारे चेकअप हम करते हैं। इसके वजह से आई चेकअप इज़ नॉट ओनली अबाउट ग्लास पावर एंड दिस थिंग, इट इज़ अबाउट मेनी अदर थिंग्स। एंड दिस अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो अपने पॉडकास्ट किए बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि आई चेकअप इज़ नॉट ओनली स्पेक्टिकल चेकअप, इट इज़ मच मोर देन व्हाट यू थिंक। एग्जैक्टली। एंड सर, जैसे अभी हम लोग जैसे अभी हमने ब्रेन स्ट्रोक वाले पॉडकास्ट में ये डिस्कस किया कि वंस द डैमेज हैपन्स टू द ब्रेन तो इट इज़ इरिवर्सिबल, ब्रेन लिव्स ओनली वंस। बट आई के साथ क्या स्टेटस है? अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि वो आर्टरी थिन हो गई है या उसमें कुछ डिपॉजिट हो गया है, तो कैन दैट बी रिवर्स्ड इन दी आइज़? इन द आईज? सो देखिए, ऐसा है कि रिवर्सल इज़ अ वेरी स्लो फिनोमिनन, क्योंकि एक बार डिपॉजिट हो गया, कैल्सीफाई हो गया, तो चेंजेस स्टार्ट गेटिंग परमानेंट। बट डेफिनेटली जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है, जैसे वैस्कुलाइटिस है या फिर इवन अर्ली चेंजेस है, दे आर इजीली रिवर्सिबल। मतलब इफ़ यू कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल, इफ़ यू स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफस्टाइल चेंजेस आगे आपके लाइफ में एज एडवाइज बाय योर फिजिशियन, देन यू विल डेफिनेटली सी कि सर्टन चेंजेस हैव रिवर्स्ड। जैसे वहाँ की ब्लड वेसल्स का फ्लो बढ़ गया है, वहाँ पे हम एंजियोग्राफी भी करते हैं आँखों की, तो आँखों की एंजियोग्राफी में हमको पता चल जाता है कि वहाँ की ब्लड वेसल्स या सराउंडिंग रेटिना इस्केमिक है क्या, मतलब ब्लड सप्लाई कम है क्या। जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है वहाँ पे परकोलेशन या वो जो डाई हम डालते हैं एंजियोग्राफी में, वो वहाँ तक पहुँचता नहीं है। तो इफ़ यू सी दिस चेंजेस आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर 1 year ऑफ डूइंग ऑल दिस थेरेपीज, देन यू विल डेफिनेटली सी अ चेंज इन द ओवरऑल स्टेटस ऑफ द आइज। प्लस अपने को देखेंगे कि आँखों के अंदर कोई फील्ड इफेक्ट्स आए हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। आँखों का आई प्रेशर अगर बढ़ा है तो वो रिवर्स हो जाता है। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट कैन हैपन, बट एवरीथिंग हैपन्स इन द अर्ली स्टेजेस। अगर आप लेट आएंगे 2-3 साल 4 साल के बाद, और जब स्टार्ट हो गया, किसी ने आपको एडवाइस भी किया, आपने निगलेक्ट कर दिया, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इट कैन बिकम स्लो ऑल्सो एंड इट मे नॉट हैपन ऑल्सो। राइट। देन यू मे नीड थेरेपीज लाइक सर्जरीज, आई ड्रॉप्स, लेज़र, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है। वी कैन ट्रीट इट बट रिवर्सल मे नॉट बी पॉसिबल। आफ्टर ट्रीटमेंट यू विल डेफिनेटली कैन स्टॉप द प्रोग्रेस। सो आगे का प्रोग्रेस रुक जाता है एंड पेशेंट कैन सर्वाइव, आई मीन द विजन कैन सर्वाइव हिज लाइफ। तो वाई जितना लाइफ है उतना उसका विजन अच्छा रहेगा। ओके, या बिकॉज कैसा होता है कि यूजुअली जब पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं एंड से फॉर एग्जांपल आपने उनका आई चेकअप किया एंड देन नाउ यू आर सडनली टेलिंग द पेशेंट कि आपको स्ट्रोक हो सकता है, तो पहले तो पेशेंट थोड़ा सा शॉक में होगा कि ऐसा कैसे, मैं तो रेगुलर आई चेकअप करने आया हूँ एंड अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो द पेशेंट कभी मतलब उनसे फिर कैसे, क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं? बिकॉज आई वुड इमेजिन कि पेशेंट उस चीज़ को पूरा डिसमिस करेगा, हाँ ठीक है अभी तो हुआ नहीं है ना, अभी होगा बाद में, तो अभी मैं कुछ नहीं करूँगा। तो दोज आर द चैलेंजेस एंड उसके लिए आपका क्या मैसेज है लोगों को कि कैसे इस वार्निंग साइन को
अवॉइड नहीं करने से वी कैन सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम अ बिगर डेंजर. सो हम तो ऐसे कभी डायरेक्टली कभी बोलते नहीं है पेशेंट को आपको स्ट्रोक होने वाला है, यू आर नॉट गॉड्स कि हम प्रेडिक्ट करेंगे, बट वी कैन टेल देम देयर इज अ चांस यू कुड हैव सम इवेंट रिलेटेड to a blood supply problem to your major organs like the brain and the heart. So for that आपको antiplatelet medications, blood thinners या vasodilators, जो भी ट्रीटमेंट आपका फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट सजेस्ट करेंगे या न्यूरोलॉजिस्ट सजेस्ट, वो लेने की सोचना चाहिए, क्योंकि स्पेशली उनको फैमिली हिस्ट्री जनरली होती है ऐसे पेशेंट्स को, देयर इज हिस्ट्री इन द फैमिली, उनका कोई दूसरा रिलेटेड इवेंट ऑलरेडी हो चुका होता है, तो वी नो कि दिस इज़ अ रिलेटेड थिंग एंड दिस कैन हैपन एंड दिस कैन प्रोग्रेस फर्दर. तो वी डेफिनेटली वार्न द पेशेंट, वी डोंट मेक देम स्कैर्ड, बट वी वार्न देम. एंड आजकल लोग काफ़ी नॉलेजेबल हो चुके हैं, दे गूगल इमीडिएटली, दे लर्न मोर, दे आस्क मोर, व्हाट्सएप पे दे कॉन्टैक्ट अस एंड आस्क क्वेश्चन. सो दे डेफिनेटली आर वरिड. जो सेंसिबल लोग हैं वो डेफिनेटली दे आर वरिड, एंड स्पेशली द वाइट कॉलर पीपल ही ऐसे होते हैं जिनको ये सब सारी चीज़ें होती, तो दे आर ऑल बेसिकली एजुकेटेड पीपल, सो दे विल फॉलो योर एडवाइस, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है. बट येस, एज यू सेड कि उनको अच्छी तरह से समझाना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए, और द बेस्ट वे टू कन्विंस इज टू शो देम द चेंजेस ऑन द रिपोर्ट्स. तो जो हम प्रिंट आउट लेते हैं तो वी एक्सप्लेन टू देम कि देखो ये नॉर्मल होता है, ये आपका ऐसा है, तो अभी ये ऐसा है, तो आगे चल के वैसा भी हो सकता है, और आगे चल के दूसरे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. So then you have to be careful from now on and you take advice of your physician. So that is the way we try and address this problem. राइट. सो लाइक वी डिस्कस, जैसे आपने बताया कि आई में अ लॉट ऑफ टाइम्स बहुत पहले वो चेंजेस हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं. Correct. सो वुड यू से कि आई एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट फॉर एवरीबडी, सबको साल में एक बार तो आई एग्जामिनेशन कराना चाहिए? Okay, so normally what we say is कि first 40 years में, जैसे हम 40 तक है, तो 2 साल में एक बार या 3 साल में भी मैं कहूँगा कि एक एग्जामिनेशन होना चाहिए, अनलेस आपके घर में किसी को ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री है कि ऐसे ग्लोकोमा है फॉर एग्जांपल. Okay. तो ही हैज़ टू कम मे बी एवरी ईयर जस्ट टू रूल आउट, बट वो भी हम 40 के बाद बोलते हैं. एवरी ईयर का जो सिनारियो है, इनिशियली फर्स्ट 40 years you can say every 3 years you can do eye checkup. As far as normal patients are, normal people are concerned who don't have any history or who don't have any symptoms or family history. But for people who are having family history, who are doing a very stressful job, स्पेशली जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में है, जिसमें टाइमलाइंस होती है, ये टारगेट्स होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड, एंड यू विल सी यंग पीपल विथ हाइपरटेंशन एट एज ऑफ 30-25 कमिंग टू अस. सो दोज पीपल यू नीड टू हैव अ चेकअप एवरी ईयर. दैट इज़ अ मस्ट. For other people after 40 you can do it every 2 years up to the age of say 60, and after 60 you can do it every year. Every year, so okay. 40 तक 3 साल में एक बार, 60 तक 2 साल में एक बार, और 60 के बाद एवरी ईयर. ये आपका है नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए. और हिस्ट्री वाले पॉपुलेशन या स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स वाले या फिर कोई सराउंडिंग एनवायरमेंटल सिचुएशन, ऐसा आजकल आप देखेंगे बहुत सारे patients, they come with dry eyes, they come with red eyes, watering eyes, strain, blurring, headache. तो वो कंप्यूटर और उसका तो रिलेशन है ही, तो उसी में वो स्ट्रेस भी बढ़ जाता है. उसी में हम जैसे ही वो पेशेंट आते हैं वी ऑलवेज चेक द रेटिना, वी चेक द प्रेशर, तो वो उसमें इंक्लूड हो ही जाता है. बट अदरवाइज अदर पीपल इतना दे शुड नॉट बी वरीड सो मच, बट दे शुड टेक ड्यू प्रिकॉशंस, एंड जैसे मैंने टाइमलाइन दी उसके हिसाब से एग्जामिनेशन होना चाहिए. राइट. ओके. सो सर, इतना कुछ हम लोग ने आई के बारे में जाना. इज़ देयर एन इंटरेस्टिंग केस दैट यू वुड लाइक टू शेयर कि आपने कैसे आई एग्जामिनेशन की वजह से कोई एक बड़ा स्ट्रोक जैसा इवेंट प्रिवेंट किया, एंड देन व्हाट इज़ द मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस विद दैट? सो ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट जैसे अब रिसेंटली केस था जिसमें एक young मतलब patient was not very young, patient was around 60, but he was very fit, extremely agile, he used to play cricket and everything was perfect. I mean his blood cholesterol was good, and we never thought कि ऐसे patient को कुछ हो सकता है. We always feel कि example हम देते थे कि ऐसे होना चाहिए फिटनेस. तो हमने उनका आई एग्जामिनेशन किया और आई प्रेशर चेक किया,
रेगुलर चेकअप के लिए आए थे, चश्मा उनको नहीं चाहिए था, तो थोड़ा लेज़र वेज़र का भी सोच रहे थे, या कैटरेक्ट सर्जरी के लिए ही वॉज कंसिडरिंग टू पुट अ मल्टीफोकल लेंस एंड ऑल। तो ऐसे कंडीशन में जब हमने देखा कि उनके आइरिस में ब्लड वेसल्स थोड़ी सी ग्रो हो रही है, और एक तरह से आइरिस का पैटर्न नॉर्मल नहीं है, रेटिना में भी कुछ चेंजेस है ब्लड वेसल्स में, जिसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा था, और जो प्यूपिल रिएक्शन है वो इतना थोड़ा सा स्लगिश हो रहा था। तो हम सोचे कि इसमें ऐसा, और वो भी एक ही आँख में। सो व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो कि एक आँख में हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब किधर ना किधर ब्लड सप्लाई वो साइड का अफेक्टेड है। तो उनका हमने कैरोटिड डॉपलर कराया। जैसे ही कराया, वी फाउंड 90% स्टेनोसिस इन द ब्लड वेसल्स, विच इज़ लीस्ट एक्सपेक्टेड इन अ फिट पर्सन। देन यू आस्क हिम अबाउट हिज लाइफ स्टाइल, देन ही विल टेल यू कि बहुत स्ट्रेस था, आई वॉज इन कॉरपोरेट वर्ल्ड, पॉलिटिक्स, ये वो। तो ये सारी चीज़ें जो पेशेंट को अफेक्ट करती है, दैट कॉजेज़ अ नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो सिंपल एक आई एग्जामिनेशन में पता चला कि अदरवाइज ही वुड हैव नेवर गॉन टू इवन अ कार्डियोलॉजिस्ट और अ न्यूरोलॉजिस्ट। एंड जैसे ही वो गए, एंड 90% एंड द न्यूरोलॉजिस्ट, इंटरनेशनल न्यूरोलॉजिस्ट सेड कि बॉस अभी इसके आगे अगर आप थोड़ा लेट कर देते तो आई एम श्योर कि यू वुड हैव लैंडेड इन अ मेजर स्ट्रोक, एंड देन अपना जो क्रिकेट क्या कुछ भी नहीं कर पाते लाइफ लॉन्ग, क्योंकि स्ट्रोक के बाद तो लाइफ बिकम्स एब्सोल्युटली डिसेबल्ड। सो ऐसे पेशेंट ने जब ये हमने किया, उनके बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ, ही वाज ऑन एंटीप्लेटलेट्स नाउ, एंड आई थिंक उनका वो प्लाग भी निकाला गया। तो इसके बाद ही बिकेम वेरी वेरी केयरफुल, एंड ही कम्स फॉर अ रेगुलर आई चेकअप, एंड ही इज़ ऑलवेज थैंकफुल टू अस कि शायद आप मैं आपके पास नहीं आता तो मे बी आई वुड हैव मिस दिस। एंड तो ये तो मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, सो वी डिड इट। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमने कुछ अलग किया, but then these are the things you should pick up as an ophthalmologist, and these are the things you should do as a general person when you come for a checkup. You should try to find out कि अपना particular age के बाद अगर कुछ specific है, हिस्ट्री है, तो आई चेकअप में पिकअप हो सकता है। और यही मेरा मैसेज रहेगा कि ऑफ्थाल्मिक एग्जामिनेशन, आई एग्जामिनेशन should be made compulsory in every health checkup, only for the clues that we can get about 1,000+ diseases, systemic diseases of the body, and that is a very big एक तरह से हमारे लिए important, I mean it's a very important clue for all of us to how to pick up these diseases through the eye examination. So thank you. Thank you, sir. Thank you so much for enlightening us with eye, and how when you take proper care of yourselves and go for just routine checkups, just routine eye checkups, and that will tell you so much about what might happen. Yes. So वो awareness एक ज़रूरी है, वो एक information लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है, and for that we are really thankful to you. And I hope with this podcast आप सबको भी ये मोटिवेशन मिले कि हाँ बाबा, रेगुलर आई चेकअप करना ज़रूरी है, एंड अपने आप को स्ट्रोक जैसे डेंजरस सिचुएशन से बचाना ज़रूरी है। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच। Thank you very much.